हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बाय बेसिक्स। पिछली कुछ वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के 4 टाइप्स होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पिछली लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को बड़े अच्छे से समझा है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगो वर्ड का जो मीनिंग है ये होता है फ्यू, और सैकेराइड्स का जो मीनिंग है ये आप जानते हैं, इसका मतलब है शुगर। तो जब कुछ यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, जो कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो जब कुछ यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर जो बनाती हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, उस मॉलिक्यूल को हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब वो कुछ कितना होना चाहिए, वो जो फ्यू नंबर्स जो हमने बोले हैं वो कितने होने चाहिए। तो हमने मोनोसैकेराइड्स में पढ़ा था कि देयर इज सिंगल यूनिट। जब हमने डाइसैकेराइड्स पढ़ा तो वहां पर 2 यूनिट्स हमने पढ़ा। ओलिगोसैकेराइड्स में जो नंबर होता है वो 3 to 10 होता है, और जहां बियॉन्ड 10 जाता है वो फिर हमारा पॉलीसैकेराइड्स हो जाता है। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो जो भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स, अ फ्यू सैकरन्स दैट इज द शुगर इज अ सैकेराइड पॉलीमर। याद रहे ये भी क्या है, पॉलीमर है। कंटेनिंग अ स्मॉल नंबर, कितना नंबर है, 3 to 10। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको कि ओलिगोसैकेराइड्स में 3 to 10 नंबर्स ऑफ द मोनोमर्स होते हैं। ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज सिंपल शुगर, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एंड ओलिगोसैकेराइड्स कैन हैव मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग सेल रिकॉग्निशन एंड सेल बाइंडिंग। तो यहां पर ये जो बताया गया है कि ओलिगोसैकेराइड्स का जो फंक्शन है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में होता है और सेल बाइंडिंग में होता है। तो याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स है यूजुअली वो ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो इस लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स उससे अटैच्ड है वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स की होती है। अगर हम पढ़ते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो उन प्रोटीन्स यानी कि पेप्टाइड्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होती है वो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स होती है, राइट। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं। जैसे हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन में टिश्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वहां पर मोनोसैकेराइड्स का रोल बहुत बड़ा है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है, तो इस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली भी ओलिगोसैकेराइड्स ही है। आगे जब हम ब्लड ग्रुप्स को पढ़ेंगे डिटेल में, जब उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम वहां पर बताएंगे किस तरह से एक लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो है वहां पर रोल प्ले कर रही है, कि कितने वहां पर गैलेक्टोज लगे होते हैं, वहां पर फ्यूकोज एक मोनोसैकेराइड्स है जो वहां पर लगा होता है, जो हमें डिसाइड कर रहा होता है हमारे ब्लड ग्रुप को। खैर, ये बातें हम बाद में करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनका रोल है सेल रिकॉग्निशन में और सेल टू सेल बाइंडिंग में। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया है वो एग्जाम्पल है हमारा रैफिनोज। रैफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है। इसमें 3 मोनोमर्स आपस में जुड़े रहते हैं, 3 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ी हैं। वो 3 मोनोसैकेराइड्स कौन सा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां पर 3 मोनोसैकेराइड्स है। द फर्स्ट इज गैलेक्टोज, सेकंड इज ग्लूकोज एंड थर्ड इज फ्रक्टोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर जो ट्राइसैकेराइड एक बनती है, दैट इज नोन एज रैफिनोज। कहाँ पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है, ब्रुसेल्स, स्प्राउटेड
स्प्राउट्स, ब्रोकली, एस्पार्गस और बहुत सारी वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स में भी राफिनोज पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है तो वो है कि ये किन 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, वो है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये भी आपको याद रखना है कि राफिनोज एक क्या है, एक ट्राइसैकेराइड है। देखते हैं ये कैसे बना हुआ है। देखिएगा इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में यहाँ पर बनाया गया है। इट इज गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज में ये कार्बन 1 है। इट इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर जो बॉन्डिंग्स है वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जब नीचे की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन टू द 6th कार्बन होता है तो ये अल्फा होता है। सो अल्फा का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बन रही है ये बॉन्डिंग है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बातें कि हम ये नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जो O है वो नीचे की तरफ है, इट मीन्स यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है, 6th कार्बन के अपोजिट में है, तो ये अल्फा है और फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रक्टोज में देखें, इट इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6th कार्बन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है इट इज अल्फा 1, 2 ग्लाइकोसिडिक, राइट। तो राफिनोज में एक अल्फा 1,6 बॉन्ड है, दूसरा अल्फा 1, 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। 3 यूनिट से मिलकर बना है गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं टेट्रासैकराइड्स। टेट्रा नाम से इंडिकेट हो रहा है कि 4 मोनोमर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया स्टाइकोस। स्टाइकोस में जो यूनिट जुड़ी हुई है वो कौन सी है, दैट इज द वन इज ग्लूकोज, अनदर इज द फ्रक्टोज एंड देयर आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और 2 गैलेक्टोज है। तो टोटल हो गई हमारी 4, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रासैकराइड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा पेंटासैकराइड्स का है। पेंटासैकराइड्स यानी कि यहाँ पर 5 मोनोसैकराइड्स मिलकर इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है बारबोस्कोस। यहाँ पर जो है 2 ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और 2 गैलेक्टोज है। तो 2 यहाँ से लिया, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल हमारा बन जाता है 5, इसलिए इट इज पेंटासैकराइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम हमारा जो है वो केवल राफिनोज तक ये पूछा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पॉलीसैकराइड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और यही ये पॉइंट, अब ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमने पढ़ा कि ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, उसी तरह से पोली का मतलब होता है मैनी। सैकराइड्स आप पढ़ के आ चुके हैं, इसका मतलब शुगर है। सो जिस मॉलिक्यूल में 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स जुड़ जाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है पॉलीसैकराइड्स। क्या है पॉलीसैकराइड्स? आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स की एक चेन है, मोर देन 100 यूनिट्स इसमें पाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स है, मोर देन 100 यूनिट, लेकिन 10 से ऊपर जो भी होगा वो पॉलीसैकराइड्स ही कहलाता है। लेकिन जो पॉलीसैकराइड्स हैं उनमें यूजुअली 10 से ज्यादा, 100 से ज्यादा ही यूनिट्स देखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मोर देन 100 यूनिट्स लिखा हुआ है। अगला पॉइंट पे आते हैं, द बॉन्ड दैट फॉर्म्स द चेन आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्लूकोज में जब पॉलीमराइजेशन होता है तो जब 2 यूनिट्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये बातें ऑलरेडी हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। अब जो बन रहा है, जो पोलिमराइजेशन हो रहा है, वो पोलिमराइजेशन ब्रांच्ड भी हो सकता है और वो अनब्रांच्ड भी हो सकता है। कैसे? अगर हमारे पास एक ही यूनिट है, सपोज इट इज मोनोमर, यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और ये दूसरा मोनोमर बन गया, तो इस तरह से ये एक लीनियर फॉर्म में बन जाता है। तो इसको तो हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म और अनब्रांच्ड। लेकिन अगर यहाँ से एक दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और इस तरह से एक नई, या यहाँ से एक और मॉलिक्यूल जुड़कर एक ब्रांच जनरेट करता है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीसैकराइड्स, राइट। इसे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड को आगे हम विद एग्जांपल्स समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं।
दे आर कॉमनली फाउंड मोनोमर यूनिट्स इन पॉलीसेकेराइड्स आर, कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं? सो फर्स्ट ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है और गैलेक्टोज है। ये वो मोनोसेकेराइड्स हैं जिनसे मिलकर बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि केवल ग्लूकोज से मिलके बने हो, या केवल फ्रक्टोज से मिलके बने हो, या मैनोज से या गैलेक्टोज से, या फिर इनका मिक्स भी हो सकता है, जिसको हम आगे होमोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स इनको इसलिए बोला है क्योंकि ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, नॉन स्वीट होते हैं, स्वीटनेस नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर हमें ये पता है कि जैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वहां पर एक H2O वाटर इलिमिनेट हो जाता है। H2O वाटर के इलिमिनेट होने से, एक H2O वाटर के एलिमिनेट होने से, तो यहाँ पर जैसे अगर हम मोनोसेकेराइड्स की ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 है, और यहाँ से माइनस H2O कर देते हैं तो बन जाता है C6H10O5। अब मोनोमर्स से तो पॉलीमर्स बनते हैं, तो जितने भी मोनोमर्स वहां पर अटैच्ड होंगे उससे हम n नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो n इज यहाँ पर क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोनोमर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स। एक चीज और यहां पर याद रहे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई एक पॉलीसेकेराइड्स है जिसमें 100 मोनोसेकेराइड्स लगे हैं, 100 मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए हैं, अब आपको इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करनी है, तो हमेशा आप एक चीज याद रखेंगे कि जितने भी अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहां पर पूछा जाएगा तो आपको हमेशा उसमें से एक नंबर कम करना है। अगर यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो 100 में से आपको 1 माइनस करना है, और तब जो वहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का जो नंबर आएगा वो 99 होगा। यहीं पर एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एक मोनोमर से मिलके एक पॉलीसेकेराइड्स बना हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ यहाँ पर बैंड्स की बॉन्ड्स की बात करें, अगर यहाँ पर हम कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और 6 यानी कि अगर वहां पर जितने भी मोनोसेकेराइड्स का नंबर दिया होगा उसमें से एक एक माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हुए, तो यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हुए हैं, तो जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएंगे उतने ही वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड्स है जिसमें 100 मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है इट इज C6H12O6, और कहा गया है कि 100 मोनोमर से मिलकर बना है, तो n नंबर क्या हो गया हमारा? 100 हो गया। तो अगर यहां पर देखें तो फॉर्मूला क्या बनता है? C600H1200O600, और ये क्योंकि पॉलीसेकेराइड है तो इसमें से हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे? सो ऑलवेज रिमेंबर 99 into H2। तो 99 की H में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इट इज 8 एंड 198, तो H माइनस करने पड़ेंगे और 99 O माइनस करने पड़ेंगे। तो यहां से 199 H कम करें और 99 यहाँ पर O कम करें, तो जो भी पॉलीसेकेराइड है उसका फॉर्मूला बनेगा C600H1002O501। सो ये हमारा पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको बस ये याद रखना है कि वहां पर कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने और कितने वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम समझ टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स किस तरह के हैं उस पॉलीसेकेराइड्स में, उसके बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स को दो अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसा मैं अभी ऊपर आपको बताया था कि या तो वो होमोपॉलीसेकेराइड्स हो सकता है या फिर वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हो सकता है। अगर वो होमोपॉलीसेकेराइड्स है तो ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर इन्वॉल्व,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होमोपॉलीसैकेराइड्स में सिर्फ एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ग्लूकोज हमारे पास है, तो अगली यूनिट जो होगी वो भी हमारी ग्लूकोज ही होगी। इससे अगली यूनिट जो होगी वो भी हमारी ग्लूकोज ही होगी। तो या तो वो सिर्फ ग्लूकोज का बना होगा, या फिर वो फ्रक्टोज का बना होगा, या फिर वो गैलेक्टोज का बना होगा, उसमें उसके अलावा दूसरी यूनिट नहीं होती है। तो अगर वो सिर्फ ग्लूकोज से बना होता है तो इस तरह के पॉलीसैकेराइड्स को हम ग्लूकन बोल देते हैं। फ्रक्टोज से मिलकर बना है तो उसको हम फ्रक्टन बोल देते हैं। गैलेक्टोज से मिलकर बना है तो सिर्फ गैलेक्टन बोल देते हैं। और अराबिनोज से मिलकर बना है तो उसको हम अराबिन बोल देते हैं। ये हम एक नोमेनक्लेचर में यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की। जैसा मैंने बताया, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, और होमो का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए, होमो का मतलब होता है सेम, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब आपको पता ही है कि सेम टाइप ऑफ द शुगर वहां पे मोनोमर्स होकर पाया जाता है। तो हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी, और सैकेराइड्स का मतलब है शुगर। तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की शुगर वहां पर देखी जा सकती है, यानी कि या तो वहां पे दो तरह की शुगर होंगी या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स वहां पे पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर देयर। यहां पर कुछ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काइटिन। काइटिन यहां पर ये गलत दिया हुआ है, काइटिन इज नॉट अ heteropolysaccharide, it's homopolysaccharides. Peptidoglycans, this is true, and they provide the extracellular support for organism. Organisms को बाहर से सपोर्ट करते हैं, सेल के बाहर डिपॉजिट होते हैं और वहां से सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, या काइटिन को भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है वो पॉलीसैकेराइड्स जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। और होमोपॉलीसैकेराइड्स उनको बोलते हैं जिसमें हम एक ही तरह के मोनोमर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शंस और बायोलॉजिकल रोल के बेसिस पर पॉलीसैकेराइड्स को फिर से दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्या क्लासेस है? वन इज द स्टोरेज एंड अनदर इज स्ट्रक्चर। या तो वो फूड के लिए स्टोर कर लिया जाता है जिसको बाद में यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और स्ट्रक्चर यानी कि वो एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन वहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करता है। क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स सच एज स्टार्च। एग्जांपल याद रखेंगे, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये कैसे पॉलीसैकेराइड्स हैं? ये स्टोरेज वाले हैं। इसमें एक एग्जांपल और यहां पर हम लिख सकते हैं, इट इज इनुलिन। इनुलिन भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में ही आता है। तो पॉलीसैकेराइड्स सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कॉल्ड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स एंड कन्वर्टेड टू एनर्जी। बाद में जब बॉडी के अंदर, जब इंडिविजुअल में, जब उस ऑर्गेनिज्म में फूड की कमी होती है या उसके जो मोनोसैकेराइड्स पर की कमी होती है, तो ये स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में और बॉडी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सो एनर्जी लेटर फॉर दी बॉडी फंक्शंस, और बाद में वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट्स वेयर एज ग्लाइकोजन इज फाउंड इन। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है एनिमल्स में और स्टार्च स्टोर्ड होता है प्लांट में। ये आगे हम वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। सच एज सेलुलोज, इसमें आप लिख सकते हैं एग्जांपल काइटिन। काइटिन भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है, या पेप्टाइडोग्लाइकेंस, वो भी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है, क्योंकि ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये उस ऑर्गेनिजम्स में एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। काइटिन फंजाई में सेल वॉल बनाती है, या जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन बनाता है काइटिन। तो ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, तो स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स इनको बोलते हैं। विच आर फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये जो है, और ये पाया जाता है हमारा फंजाई के सेल वॉल में।
अनदर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इज काइटिन, इट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली 3 तरह के हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब हो गया है। पहला है फूड स्टोरेज, दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स और तीसरा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये थर्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये फर्स्ट इज द फूड स्टोरेज, सेकंड इज द स्ट्रक्चरल एंड थर्ड इज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। फूड में क्या क्या आ जाता है? फूड के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, जैसा मैंने कहा कि ये प्लांट्स में स्टोर्ड फूड के रूप में होता है। ग्लाइकोजन ये एनिमल्स में होता है। एंड दिस इज इनुलिन। सो डोंट राइट इट इनुलिन सल्फेट बिकॉज दिस सल्फेट विल गो हियर। यहां से आ गया है कैराटिन सल्फेट से, तो इसको यहां नहीं लिखना है। इनुलिन बेसिकली कुछ प्लांट्स की रूट्स में स्टोर्ड होता है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल में काइटिन आता है, जैसे मैंने अभी बताया, सेल वॉल बनाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स बनाता है। सेलुलोज ये भी स्ट्रक्चरल का प्लांट सेल वॉल बनाता है। अगर ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसकी होती है और बहुत हाई अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है उसमें हाई यूरोनिक एसिड आ जाता है, हेपरिन आ जाता है, कैराटिन सल्फेट आ जाता है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट आ जाता है और डर्मेटन सल्फेट आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं और इनके बारे में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, इनके क्या फंक्शंस है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्च, जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स है। इसको हम एमाइलम भी बोल देते हैं। द कॉमन नेम इज एमाइलम। तो अगर क्वेश्चन यहां से आ जाता है तो आप ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन स्टार्च से पूछा क्या है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है तो बाद में फूड का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पॉलीसैकेराइड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो स्टार्च किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना है। होमोपॉलीसैकेराइड्स है जिसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ मोनोमर्स पाए जाते हैं। कौन से मोनोमर्स हैं? दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। याद रहे, होमोपॉलीसैकेराइड्स है पहला, यहां से इंपॉर्टेंट बात है। ब्रांच्ड है, ब्रांच भी निकली होती है, और जो इसका मोनोमर है वो क्या है? वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर 3 इंफॉर्मेशन यहां पर छिपी है। एक ये होमोपॉलीसैकेराइड्स है, ब्रांच्ड है, और तीसरा इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म जो होती है लीनियर होती है और एक फॉर्म जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। फर्स्ट एमाइलोज। एमाइलोज जो है वो हेलिकल है या कोइल्ड उसको बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहिए कैसी है? इट इज लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही होगा। लीनियर फॉर्म का मतलब है वो ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, लेकिन ये क्या है? ये हेलिकल है, ये कोइल्ड है। तो जो एमाइलोज होता है वो बेसिकली हेलिकल और कोइल्ड फॉर्म में होता है। किसकी? कंप्राइज ओनली अल्फा 1,4 लिंकेज। कैसे 1,4? ये एक ग्लूकोज यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज है। यहां से ये अल्फा डी का एक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये इस तरह से एक चेन बन जाती है। दिस इज अनदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इस तरह से। तो अभी इसमें आप देखेंगे कोई ब्रांचिंग यहां पर नहीं हुई है, राइट? तो ये क्या है? इट इज लीनियर फॉर्म, हेलिकल है या कोइल्ड इसको बोल देते हैं। कितनी यूनिट होती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहां पर बोला है कि ये 2-3 पॉइंट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स 200 to 2000 मोनोमर्स। तो ये जो चेन है ये कहां तक जा सकती है? 2000 मोनोमर्स तक जा सकती है। स्ट्रेट चेन है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, लीनियर है। इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन एमाइलोपेक्टिन, यानी कि ये सोल्यूबल भी है वाटर में। यहाँ से सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहली बात क्या है कि ये लीनियर है, स्ट्रेट चेन में है। दूसरी बात ये है कि हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मोनोमर्स जुड़े हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हैं। और कितने मोनोमर्स पाए जाते हैं? 200 to 2000 मोनोमर्स पाए जाते हैं, और वाटर में सोल्यूबल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लेते हैं, और इसकी दूसरी फॉर्म जो है ये है
एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड है, इस बार क्या आ गया, ब्रांच है, अल्फा 1,6 लिंकेज उसमें पाया जाता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट है और ये हमारा दूसरा यहां पर हमने जोड़ दिया है यूनिट, ठीक है। ये कार्बन हमारा 1 होता है और यहां पर एक कार्बन हमारा जिसे हम CH2OH बोलते हैं, ये हमारा 6th कार्बन है। तो जिस टाइम पर एक बॉन्ड यहां पर अगर मैं एक ग्लूकोज यूनिट बनाऊं और ये कार्बन 1 है, तो जिस टाइम पर एक बॉन्ड इस कार्बन 1 के और इस कार्बन 6 के बीच में बनता है यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, इसकी ब्रांच बन जाती है। जैसे मैं इनको जोड़ूं और यहां से एक ब्रांच ऐसे बन जाती है। तो इस तरह से जब वो ब्रांच यहां से निकलती है तो वो क्या कहलाता है, वो एमाइलोपेक्टिन कहलाता है। और ये जो लिंकेज है ये अल्फा 1,6 है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन 1 इन्वॉल्व हो रहा है और ये कार्बन 6 इन्वॉल्व हो रहा है। इसको मैं आगे डायग्राम में भी आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर एक चीज आपको एक याद रखनी है कि जो ब्रांचिंग होती है वो ऑलमोस्ट 30 मोनोमर्स के बाद में होती है। जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट इज सपोज 30th मोनोसेक्राइड्स, तो अगर फर्स्ट यहां पर एक ब्रांचिंग हुई थी तो नेक्स्ट ब्रांचिंग जो है वो 30th मोनोसेक्राइड्स पर होती है, ग्लूकोज के ऊपर होती है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 30 मोनोसेक्राइड्स के बाद में ही जो ब्रांचिंग है वो एमाइलोपेक्टिन में देखी जाती है। इट कंटेन्स 2000 to 2 लाख मोनोमेरिक यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है बात, 2000 से 2 लाख तक भी यूनिट हो सकती है एमाइलोपेक्टिन में, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि एमाइलोज में 200 to 2000 सब यूनिट्स हो सकती है। अब हम समझते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च भी एक तरह का स्टार्च ही है। कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ग्लूकोफाइट्स इन और रेड एल्गी। रेड एल्गी जिनको हम रोडोफाइट्स भी बोल देते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये किसके जैसा है या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे ज्यादा मिलती है। सो इट इज फाउंड इन ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड इट इज कंपोज्ड अल्फा लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर। तो ग्लूकोज का पॉलीमर जो है वो स्टार्च है, इसका पॉलीमर जो है वो ग्लाइकोजन है। और हम अभी पढ़ के आए कि स्टार्च 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा लीनियर फॉर्म में और दूसरा होता है हमारा ब्रांच्ड फॉर्म में। तो ये कैसा है? ये एक ब्रांच्ड है, लेकिन इसकी जो ब्रांचिंग है वो 22 मोनोमर्स के बाद इसमें देखी जाती है। तो जैसे मैंने कहा ग्लाइकोजन जो है उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो ऑलमोस्ट 12 to 15 मोनोमर्स के बाद होती है। एमाइलोपेक्टिन में ऑलमोस्ट 30 मोनोमर्स के बाद ब्रांचिंग होती है। तो यहां पर जो ब्रांचिंग है वो 20 to 22 मोनोमर्स के बीच बाद यहां पर ब्रांचिंग देखी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है किससे ज्यादा सिमिलर है। तो अगर ऑप्शन में स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आता है तो आप ये टिक करेंगे, और अगर स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन आता है तो फिर आप इस ऑप्शन को कैंसिल करके आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। कौन सा पाया जाता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन वहां पर ज्यादा नजदीक है, राइट? क्योंकि ये देखेगा इनके इंटरमीडिएट में क्या आता है, 22 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर में अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आप इस आंसर को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, क्योंकि द पॉलीमर्स दैट मेक्स द फ्लोरिडियन स्टार्च आर समटाइम्स रेफर्ड एज द सेमी एमाइलोपेक्टिन। सेमी एमाइलोपेक्टिन इसलिए बोल दिया क्योंकि वहां पर 30 मोनोमर्स के बाद ब्रांचिंग नहीं है, वहां पर कितने के बाद है? वहां पर 20 मोनोमर्स के बाद में ब्रांचिंग है। तो इससे सेमी इसलिए वर्ड इसको यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। जैसा मैंने अभी बताया था, ये वाला जो लिंकेज है ये हमारा कार्बन 1 है, यहाँ पर ये कार्बन हमारा 4 है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो है हमारा अल्फा 1,4 और ये हमारा एक लीनियर फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास इस तरह से लीनियर फॉर्म में स्टार्च है तो उसको हम एमाइलोज बोलते हैं, लेकिन अगर वहां पर ब्रांचिंग भी देखी जाती है तो उसको हम एमाइलोपेक्टिन
पेक्टिन बोलते हैं। और एमाइलोपेक्टिन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्बन 1 है, इट इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 6, और इन दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम बोलते हैं alpha-1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। 1 फ्रॉम हियर, 6 फ्रॉम हियर, और आप ये देख सकते हैं कि O यहाँ पर नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड में है, तो इसलिए 1 लिया है और 6 कार्बन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। आई होप ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि रेशियो ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन 1:3 में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो एमाइलोज मैक्सिमम 30% तक होता है और एमाइलोपेक्टिन रिमेनिंग 60 to 70% होता है। तो रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:3 में आ जाता है स्टार्च के पास। तो एमाइलोज 30%, 20 to 30%, और एमाइलोपेक्टिन 60 to 70% होता है। तो रेशियो बन जाता है 1:3। इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, याद रहे इंपॉर्टेंट, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन ड्यू टू एमाइलोज। तो अगर जब हम स्टार्च को स्टेन करते हैं एक आयोडीन डाई से, तो वो हमें ब्लू ब्लैक कलर का एक कलर देता है। वो कलर क्यों आता है? वो एमाइलोज की वजह से आता है। अब एमाइलोज की वजह से क्यों आता है? क्योंकि अभी हमने बताया था कि एमाइलोज जो है वो स्पाइरल फॉर्म में है, और जो हमारा आयोडीन है, जो एक ब्लू कलर की डाई होती है, वो आयोडीन डाई बेसिकली यहाँ स्लिप कर जाती है, यहाँ फंस जाती है, और जब वो यहाँ फंस जाती है तो इस वजह से जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक कलर का कलर यहाँ पर हमें दिखाई देता है स्टार्च में। तो वो कलर किस वजह से आया? तो ये याद रखें, वो कलर आता है एमाइलोज की वजह से। अगर हम सिर्फ एमाइलोपेक्टिन के साथ कलर देखें आयोडीन का, तो ये हमेशा देता है रेड कलर। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। कैसे होता है इसको अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये एक हिलम इसको बोलते हैं। इस पॉइंट के चारों तरफ स्टार्च इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। स्टार्च जो है ऐसे स्टोर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया? ये स्टार्च ग्रेन बन गया, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हिलम। अब इसको हम एक और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो राइस में जैसे हम जानते हैं स्टार्च पाया जाता है, पोटैटोज में पाया जाता है, मेज के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये जो स्टोर्ड होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आप देखेंगे, दिस इज हिलम, ये हिलम है एक सेंटर पे, और यहाँ पर ये हिलम्स हैं इस तरह से। तो यहां पर जो ग्रेन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। तो जो सिंपल है वो सिंगल वाला है, और जो कंपाउंड है उसमें मल्टीपल ग्रेन्स आपस में एसोसिएट होते हैं। जैसे ये भी जो है हमारा E और F जो है वो कंपाउंड वाले हैं। यहाँ पर G और H जो है वो, या C और जो हमारा D है, ये हमारा जो है ये सिंपल टाइप का है, दिस इज सिंपल, और ये B, E, F जो है वो हमारे कंपाउंड फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। एक जिसमें हिलम एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हिलम जो है वो एक सेंटर में है। तो यहाँ से जो ग्रेन्स है, इस हिलम के पोजीशन के बेसिस पर जो ग्रेन्स है वो दो तरह के होते हैं। तो जब हिलम एक साइड में होता है तो इसको बोलते हैं हम एक्सेंट्रिक, और जब वो सेंटर पे लोकेटेड होता है तो इसको बोलते हैं हम कॉन। So this is usually found in potato, maize, rice, और ये जो है this is in oat, राइट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एक्सेंट्रिक होता है, एक कॉन्सेंट्रिक होता है। तो जो एक्सेंट्रिक होता है उसमें हिलम जो है वो एक साइड पे होता है, और कॉन्सेंट्रिक में जो हिलम है वो सेंटर में लोकेटेड है। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरे टाइप का पॉलीसैकेराइड्स जिसका नाम है ग्लाइकोजन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।